आए? मैं दिल्ली से आया हूँ सर। दिल्ली से। आपकी यात्रा को ज्वाइन करने के लिए आया हूँ। जी धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। ये सूबेदार तनबा हैं, इनको जी जी जी। ये एक्स सर्विसमैन हैं और इस यात्रा पे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप आज कहाँ से आए? सर मैं स्पेशली आप ही को ज्वाइन करने के लिए आया हूँ अच्छा। और आपके साथ ही चलूँगा। जुले नमस्कार सलाम। आज हम ले दिल्ली पद यात्रा के 12वें दिन हिमाचल प्रदेश के अंदर बारालाचा पास पर हैं, जो कि 16,000 फुट से भी अधिक ऊंचाई पे हैं। आप पीछे देख रहे हैं ग्लेशियर्स हिमालय के, जो कि पिघलते जा रहे हैं और पिघलते हुए ये कभी बाढ़ तो कभी अकाल देते हैं हमें। हम सरकार से विनती करते आए हैं कि वो अपनी नीतियां बदले, लद्दाख को संरक्षित करे, वैसे ही हिमालय को संरक्षित रखे। मगर ये सरकार अकेले से ना होगा, क्योंकि जब सरकारें बिजली के बड़े बड़े परियोजनाएं बनाते हैं या खदानों से मिनरल्स निकालते हैं, तो वो किसके लिए निकालते हैं? ये हमारे शहरियों के लिए निकालते हैं, जो कि दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, बेंगलोर में रहते हैं। और अगर यहाँ के लोग, इन शहरों के लोग अपने जीवन को सादा नहीं करे तो और पहाड़ खोदे जाएंगे और स्कैमचुथांग में बड़े बड़े सोलर बिजलियाँ बनेंगी, हिमाचल में बड़े बड़े बांध बनेंगे, हाइड्रो प्रोजेक्ट्स बनेंगे और इन पर्वतों का विकास के नाम पर विनाश होगा। तो सिर्फ सरकार नहीं, नागरिकों को भी अपना रोल अदा करना होगा, क्योंकि अगर आप बिजली ज़ाया करते रहें, ऐश और अयाशी में आधा प्रयोग आधा ज़ाया करें, तो यहाँ दुगने बिजली घर, दुगने बांध, दुगने सोलर प्रोजेक्ट्स बन के पहाड़ों का विनाश, जो कि आगे चलकर मैदानों का भी विनाश बनेगा। तो इसलिए आज हम अपील करना चाहते हैं शहरियों से, नागरिकों से, सिटीजन से कि आप अपना रोल अदा करें, सिर्फ सरकार से नहीं। हम आपसे कहना चाहते हैं कि आप अपने बिजली के प्रयोग को आधा करेंगे तो बिजली घर भी आधे बनेंगे, तो ये मैदाने चरवाहों के चरागे भी आधे जाएंगे। तो हमें इसमें मिलकर इस हिमालय को बचाना होगा और यही हमारी सबकी आग्रह है। चूले लद्दाख के इस चूले हिमालय, सेव हिमालय, सेव हिमालय। मैं आपको दिखाता हूँ कि ये साइकिलिस्ट सोनू राज हैं, बिहार से आए हैं, और ये सूरज है और ये भी साइकिलिस्ट हैं और महाराष्ट्र से आए हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग जो है और बहुत ही डिफरेंट प्लेसेस से लोग आए हैं और सबकी अपने अपने क्षेत्र में एक्सपर्टीज़ है। दोनों बच्चे जो हैं साइकिलिस्ट हैं और यदि मुझे समय मिला तो मैं आपको ज़रूर इन बच्चों का इंटरव्यू करके जो है और इनकी यात्रा और इनकी गाथा को जो है बताऊंगा कि किस तरह से, किस गर्म जोशी के साथ जो है ये बच्चे जो है, कोई महाराष्ट्र से है, कोई बिहार से है, और जिस तरह से हिमाचल प्रदेश के दोस्तों, जैसा मैंने आपको मिलवाया था सोनू राज से, और सोनू राज की जुबानी ही सोनू राज की कहानी को सुनने की कोशिश करेंगे। जो मुझे अभी तक पता है कि सोनू राज जो है नालंदा बिहार से बिलोंग करते हैं और एक बहुत अच्छे साइकिलिस्ट हैं और अपने पेट के साथ, इनके पेट का नाम शायद चार्ली है, चार्ली के साथ जो है पूरे करीब 9,000 किलोमीटर अब तक भारत में साइकिल से कवर कर चुके हैं। और आज सोनम सर के साथ जो है इस यात्रा में दिल्ली तक जो है जाने को तैयार है। तो ऐसे जोश और जज्बों के साथ जो है ये बच्चे यहाँ पर जो है शामिल हैं। तो सोनू राज, मैं आप चाहता हूँ कि आप अपना परिचय दें। हेलो नमस्कार, मेरा नाम सोनू राज है और मैं बिहार नालंदा से हूँ और मुझे साइकिलिंग करते हुए 6 महीने से भी ज़्यादा हो चुका है और मैं 6 महीने से साइकिलिंग कर रहा हूँ और 9,000 से भी ज़्यादा किलोमीटर साइकिल चला चुका हूँ, जिसमें मैं 10 स्टेट और 3 यूनियन टेरिटरी कवर कर चुका हूँ और
ट्रैवल करते टाइम मैं यही सभी को अवेयरनेस करता हूँ कि क्लाइमेट पे ध्यान दें और कूड़ा कचरा इधर उधर मत फैलाएं। और बहुत ही अच्छा लगता है कि ज़िंदगी जी रहा हूँ जब मैं ट्रैवल करता हूँ। और अभी मैं अकेले ट्रैवल नहीं करता हूँ, मैं चार्ली के साथ करता हूँ ट्रैवल, क्योंकि मेरा कुछ मैसेज होता है उसके लिए भी कि आप बड़े मतलब महंगे पेट्स को अडॉप्ट ना करें, एक स्ट्रीट डॉग को अडॉप्ट करें ताकि उसका भी एक घर मिल जाए और आपको भी बहुत ही खुशी मिलेगा जब आप किसी को एक घर देते हो। तो बहुत ही अच्छा लगता है। और मैं ऐसे ही पूरा इंडिया ट्रैवल करने वाला हूँ 3 से 4 महीने तक, और फिर उसके बाद मैं इंडिया से बाहर ट्रैवल करने वाला हूँ। आपने मुझे बताया था कि अभी जो है आप जिस यात्रा में हैं, साइकिलिंग की जिस यात्रा में हैं, उसमें जो है सारे जो महादेव के ज्योतिर्लिंग का दर्शन करना चाहते हैं। तो मैं जानना चाहता हूं कि अब तक आपने कितने ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर लिए हैं? मैं भारत यात्रा के साथ साथ मैं 12 ज्योतिर्लिंग 4 धाम की यात्रा भी कर रहा हूं, जिसमें मैं 7 ज्योतिर्लिंग और 2 धाम कर चुका हूं। जैसे मैं केदारनाथ और उज्जैन, महाकालेश्वर, नागेश्वर, सोमनाथ, द्वारका, बहुत ऐसे 7 ज्योतिर्लिंग कर चुका हूँ। अभी मैं 5 ज्योतिर्लिंग और है मेरा बचा हुआ, जो कि 1-2 महीने में मेरा कवर हो जाएगा, फिर मैं इंडिया से बाहर। तो ये प्रेरणा कहाँ से आती है सोनू राज को? जो है सबसे पहले तो ये साइकिल चलाने की प्रेरणा कहाँ से सोनू राज को आई? मैं पूरा इंडिया देखना चाहता था और बहुत ही कम पैसे में। तो साइकिलिंग बेस्ट है, आप सबको अवेयर भी कर सकते हो हेल्थ को लेकर, और बहुत ही कम खर्च भी होते हैं जब साइकिलिंग से आप ट्रैवल करते हो तो। और हर एक जगह आप अच्छे से फील कर पाते हो, लोकल लोग से बात कर पाते हो। ट्रैवल का मतलब ये है कि लोकल लोग से इंटरेक्ट करना। तो मैं जब ट्रैवल करता हूँ तो लोकल लोग से ज़्यादा बात करता हूँ, वहाँ के कल्चर को जानता हूँ और बहुत ही अच्छा लगता है। मैं जब लद्दाख पिछले 5 महीने पहले मैं लद्दाख आया था तो मुझे सोनम वांगचुक सर ने न्यू साइकिल भी गिफ्ट किया था, और मेरा पुराना साइकिल अभी भी लेक स्टेक मॉल म्यूजियम में रखा हुआ है। ऐसा मतलब ऐसी कौन सी प्रेरणा थी जो आपको जो है साइकिल से लद्दाख तक जो है सोनम वांगचुक सर तक लेकर के गई? मैं क्लाइमेट के लिए मैं गया था कि वो कितने प्रोटेस्ट पे बैठे हुए थे। मैं 48 डेज में पहुंचा था वहाँ पे लद्दाख में, और मैं वहाँ पे भी अनशन पे एक हफ्ते के लिए बैठा था सर के साथ। अच्छा, तो आप जो पहले जो आपके पास जो साइकिल थी वो एक परंपरागत साइकिल थी मेरे ख्याल से, जो है जो नॉर्मल साइकिल से आप वहाँ पे गए थे, और आपने बताया कि वहाँ पर सोनम सर ने जो है आपको ग्रीट किया, वेलकम किया, और एक न्यू साइकिल आपको जो है भेंट किया। और आपकी पुरानी साइकिल मैंने सुना है म्यूजियम में लगी है वहाँ पे? अच्छा, सिख मॉल म्यूजियम में लगी है। तो ये मतलब अपने आप में भी बड़ा जो है मतलब गौरवान्वित करने वाला जो है वातावरण रहा होगा जब आपको लगा होगा कि सोनम वांगचुक जो कि मतलब जो भारत के नहीं इंटरनेशनल लेवल के सेलिब्रिटी हैं। हाँ, तो रियल इंडिया ऑफ हीरो एंड यूनिवर्स, क्योंकि जब हम क्लाइमेट की बात करते हैं तो वो भारत तक सीमित नहीं रहता। तो वहाँ पर आप जो है उसका अभी जो है मतलब ये अभी कहाँ से आप आए? अभी मैं महाराष्ट्र से, मेरे पास बहुत कम पैसे में ट्रैवल करता हूँ, तो मैं महाराष्ट्र से जब मुझे पता चला कि 1 तारीख से वो क्लाइमेट मार्च पे निकल रहे हैं लद्दाख से दिल्ली तक, तो मैं वहाँ से महाराष्ट्र से अपना साइकिल 200-300 किलोमीटर पीछे आके एक फैमिली के पास रख दिया हूँ, जो कि वो अच्छे सेफ है, और डॉग भी उन्हीं के पास रखा। तो चार्ली, आपका पेट चार्ली, और आपका अभी साइकिल जो है नासिक में है। तो अभी यहाँ से दिल्ली पहुँचने के बाद जो है आप वापस नासिक जा करके अपना जो है साइकिलिंग जो है कंटिन्यू करने वाले हो? फिर से कंटिन्यू करूँगा। 2 तारीख को मैं दिल्ली पहुँचूँगा, फिर वहाँ से। अच्छा, अब तक की जो आपकी यात्रा है सोनू राज, कैरी ऑन, एकदम नॉर्मल अपना कैंडिडेट होता है, एकदम जो है ऑर्गेनिक, कुछ भी फॉर्मेलिटी नहीं। तो अभी तक जो आप तो ले से सर के साथ जुड़े हो, तो अभी तक की जो मतलब यात्रा है उसका क्या अनुभव है आपका? बहुत अच्छा फील हुआ, लोगों का कल्चर देखने को मिला कि लोग इतने लोग को भी, मैं सोचा था 1-2 को ही सपोर्ट करते वो बहुत बड़ा बात होता है। यहाँ पे 100 से भी लोगों को ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है, और बहुत ही जब माउंटेन्स में वॉक करते हो तो खुद का भी कैपेसिटी पता चलता है कि भाई आप वॉक कर सकते हो कि नहीं, और अच्छा लगता है क्लाइमेट को देखने, और मज़ा आता है कि इसी को बचाने के लिए हम लोग पैदल मार्च कर रहे हैं। तो क्या मैसेज देना चाहते हो आप, मतलब जो है पूरी दुनिया को, नॉट इवन इंडिया को, पूरी दुनिया को आप इस जो यात्रा में सोनम सर के साथ निकले हो, तो क्या मैसेज देना चाहते हो? मैं यही कि आप क्लाइमेट पे थोड़ा ध्यान दें और कूड़े कचरे ज़्यादा ना फैलाएं। और आप भी अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ सिक्स शेड्यूल को सपोर्ट करें। अगर आप पैदल यात्रा ज्वाइन नहीं कर सकते तो वीडियो को शेयर कर सकते हैं दूसरे के पास कि वो देखे और उनका मन हो जाए आने के लिए और सपोर्ट करने के लिए। तो यही मेरी मैसेज है कि आप लोग सपोर्ट करें। और अभी अगर आप ध्यान नहीं दिए क्लाइमेट पे तो बाद में बहुत हादसा निकल जाएगा, फिर आपको निकलना पड़ेगा। तो ऑल द बेस्ट सोनू, और हमारे चैनल के लिए आपने जो है ये इंटरव्यू दिया छोटा सा, और मैं आपको बहुत सारी शुभकामनाएं और आशीर्वाद देता हूं कि आप ज़िंदगी में बहुत तरक्की करें, बहुत आगे जाएं
और बहुत जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी से जो है अपनी सारी चीज़ों को, अपनी जो सेंसिटिविटी को जो है सेंसिटिविटी को जो है इन्वायरमेंट के प्रति, ग्लोबल वार्मिंग के प्रति और धरती के साथ हमने किस तरह से अपने संबंध को बनाए रखना है, उसको अपने जीवन का ध्येय हमेशा बना करके चलेंगे। और इस तरह की जितनी भी यात्राएं होंगी उनको जहां तक ज्वाइन कर सकते होंगे ज्वाइन करेंगे, नहीं तो जो जहां पे होगा वो वहां से सपोर्ट करेंगे और लोगों को जो है आगे बढ़ाएंगे। और साथ में दोस्तों, मैं यहाँ पे चलते चलते, मेरा छोटा सा चैनल है उसको मैं कवर करने आया हूँ, मगर मैं आप सबसे अपील करता हूँ कि मेरे जैसे जितने भी लोग, चाहे कोई भी यहाँ पे जो इस चीज़ को कवर कर रहा है, जहाँ तक जिसका वीडियो पहुँचे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस मूवमेंट को जो है पहुँचाएं। तो सोनू राज के साथ एक छोटी सी भेंट वार्ता थी, हम कोशिश करेंगे अगले किसी सेशन में और बात करने के लिए। तो हरे कृष्णा, ऑल द बेस्ट सोनू राज। नमस्कार। आपको पता होगा कि हम एक पद यात्रा पे हैं जो कि लेह से दिल्ली तक है, और इसमें हम सेव लद्दाख, सेव हिमालयस, सेव द प्लेनेट कहते हैं। हाँ? संरक्षित रखें लद्दाख को, संरक्षित रखें हिमालयस को, पूरे हिमालय को और पूरे पृथ्वी को। आज बहुत ज़रूरत है, पृथ्वी ने हमें सब कुछ दिया आज तक, मगर आज हमारी तरफ से भी जो धरती माँ कहते हैं उसके प्रति कुछ जिम्मेदारियाँ हैं, वो हम लोगों में समझ फैलाने के लिए और सरकार से भी मांग करने के लिए कि वो ऐसी नीतियाँ बनाएं जिससे कि ये पृथ्वी और पृथ्वी पर बहुत ही संवेदनशील और बहुत ही महत्वपूर्ण जो जगह है वो हिमालय है, और उसमें जहाँ हम बसे हैं वो लद्दाख है। वो तो हम लद्दाख के लिए करेंगे ही, आप यहाँ गर्जा, लाहौल स्पीति के लिए करेंगे, उधर उत्तराखंड में वो अपने जगह के लिए। हर कोई अगर अपने पहाड़ों को संरक्षित सुरक्षित रखे तो पूरा हिमालय संरक्षित सुरक्षित रहेगा। तो तीसरा, हम लद्दाख को संरक्षित रखने के लिए सरकार से मांग भी नहीं, उनके वादे याद दिलाने जा रहे हैं कि उन्होंने जो 5 साल पहले वादे किए थे कि 6वें शेड्यूल में लद्दाख के पर्यावरण को, वहाँ के जनजातीय संस्कृति को, ज़मीन को, जंगल को संरक्षित रखेंगे, वो लागू हो। उसमें बहुत देरी हुई है, वो याद दिलाने जा रहे हैं। मगर सिर्फ वही नहीं है, सिर्फ हम लद्दाख के पहाड़ों को संरक्षित रखें और सोचें कि सब कुछ ठीक हो गया, तो आज के दुनिया में ऐसे हम अकेले छोटे छोटे बुलबुलों में नहीं बैठे हैं, हम सब एक दूसरे से जुड़े हैं। तो इसलिए हम पूरे हिमालय को भी आवाज़ देना चाहते हैं कि आप भी अपने पहाड़ों को सुरक्षित संरक्षित रखिए, इनका ऐसे शोषण न करें, दोहन न करें कि कल के हमारे ही बच्चे प्यासे रह जाएं, भूखे रह जाएं। तो दूर दृष्टि के साथ हम इसके फ़ायदे तो लें मगर इसको लूटें नहीं। तो इसलिए हम जाते हुए हिमालय में सबको याद दिलाते जाना चाहते हैं कि हम सब हिमालय वासियों का दायित्व है, जिम्मेदारी है कि हम अपने पहाड़ों को संरक्षित रखें। और हमारे बाद हमारा तो पहला दायित्व है, क्योंकि हम तो यहीं रहते हैं, इसी पानी से हमारा खून चलता है, इसी हवा से हमारा सांस चलता है ना। मगर ये सिर्फ लद्दाख या लाहौल स्पीति के लोगों की चिंता नहीं होनी चाहिए, ये पूरे देश की चिंता होनी चाहिए, भारत की और दुनिया की। भारत की तो खासकर, आपको पता हो या ना हो, ये जो हिमालय हैं, यहाँ पर जो बर्फ़ की पहाड़ियाँ हैं, ग्लेशियर्स हैं, ये हमारे लिए तो पानी का स्रोत है ही, बल्कि पूरे उत्तर भारत के लिए है। दुनिया की 1/4 आबादी, आप समझ सकते हैं, देश की नहीं, दुनिया की 1/4 आबादी इन्हीं ग्लेशियर्स पे निर्भर करती है, सीधे या किसी और तरीके से, इन्हीं के पानी से। तो एक तरह से देखें तो भारत के, उत्तर भारत के लिए तो ये छत के पानी का टंकी की जैसा है। आप समझ सकते हैं ना, हमारे घर के छत पे टंकी है, वो खाली हो जाए तो क्या हो जाता है, बहुत हलचल होता है घर में, और आप कहते हैं कि पानी भरो टंकी में, पानी भरो। मगर ये जो हिमालय के ग्लेशियर्स हैं, वो एक ऐसी टंकी है पानी का, जो ख़त्म हो जाए तो अपने मर्ज़ी से हम भर भी नहीं सकते। ये ख़त्म हो गया तो ख़त्म हो गया, फिर उसके बाद सिर्फ बारिश रहेगा।
बारिश पे हमारा कोई बहा के ले जाए। ये जो बर्फ़ है ये बहुत ही मेहरबान है, ये खुद अपने आप बनता है। और ये जो बर्फ़ आप देखते हैं वो कभी कभी 100 साल पुराने होते हैं, तो बह के नहीं चले जाते, वो रुके रहते हैं। और जब गर्मियाँ आते हैं पिघल के लोगों को पानी देता है, जब सर्दियाँ आते हैं वो बढ़ता है, गर्मियाँ आती है वो घटते हुए पानी देता है। कितना सुंदर एक प्रणाली है, सिस्टम है। अब आज जब दुनिया में लोग ऐशो आयाशी के लिए, ज़्यादातर ज़रूरत के लिए भी नहीं, जो हम कहते हैं ना रोटी कपड़ा और मकान, ये तो सबकी ज़रूरत है, इतना तो सबको होना चाहिए। मगर रोटी इतना कि फूल फूल के उसी से मर जाएं लोग, मोटे होके दिल के बीमारियों से मर जाएं, इतना ज़्यादा खाते हैं और खाते कम हैं, फेंकते ज़्यादा हैं। ऐसा ज़िंदगी बन गया है दिल्ली में, बम्बई में, लंदन में, बीजिंग में। तो इसके वजह से बहुत कुछ ज़ाया हो रहा है। इसके ट्रैक्टर्स के वजह से जो खाने के लिए तो सबको चाहिए, मगर जो फेंकने के लिए या ज़्यादा खाने के लिए, ओवर ईटिंग, उसके लिए भी तो आप ट्रैक्टर चला रहे हैं, उसके लिए भी आप खाद डाल रहे हैं, उसके लिए भी आप फैक्ट्रीज चला रहे हैं, उसके क्या कहते हैं उसको, खाद के, आज के जो खाद हैं, उन सब के वजह से सारा जलवायु बिखर रहा है। कपड़ा बोले तो रोटी के बाद कपड़ा 2 जोड़ी 3 जोड़ी तो समझ सकते हैं, लोगों के तो कमरे भरे हुए हैं कपड़ों से। ऐसे कपड़े जो जब खरीदा तब देखा, उसके बाद उसका शक्ल तक नहीं देखा, ऐसे भर भर के रखा है क्योंकि पैसे हैं। तो ऐसे कपड़ों के पीछे फैक्ट्रियां चलती हैं, और इन फैक्ट्रियों से जो धुआं और जो कार्बन निकलता है उससे पृथ्वी गर्म होकर हमारे ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं। वैसे तो वो कहेंगे मेरे पास पैसे हैं, तुमको क्या है, मगर इस दुनिया में आज सबको है, आपके पैसे से नहीं है। ये एक ही किश्ती में हम बैठे हैं, जब डूबेगा तो सब डूबेंगे। तो इसलिए रोटी कपड़ा मकान भी आज बहुत अजीब सा बन गया है। रोटी इतना कि वही एक समस्या बन गए, कपड़े इतने कि वही एक समस्या। मकान कहो तो 5-5 मकान, 10-10 मकान ऐसे बनाएं, फिर गाड़ियाँ, फैक्ट्री, ये सब के वजह से तो पिघल ही रहा है। इसके लिए हम उतने दोषी नहीं हैं, क्योंकि हम कितना खाते हैं, कितने कपड़े हैं, कितने मकान हैं हमारे पहाड़ों में जिनको भुगतना पड़ता है, उनके पास उतने नहीं हैं। मगर जो बड़े शहरों में रहते हैं उनके कारण ये पिघलते हैं, तो हम पर असर सीधा पहला पड़ता है, आगे उन पर भी पड़ेगा, मगर वो उतना दूर नहीं देख पा रहे हैं। तो हमारी एक और जिम्मेदारी बनती है कि उनको भी हम याद दिलाएं कि आपकी बारी आएगी, हम तो बिना कारण मारे जा रहे हैं, ठीक है ना। तो ये भी ज़रूरी है कि आज के ज़िंदगी के कारण, जीवन शैली के कारण किस तरह हमारे बिगड़ते जा रहे हैं। अब कभी कभी कोई कहते हैं ये तो औरों का है, हमने क्या किया है, हम तो अच्छे हैं। हम भी अच्छे पूरे नहीं हैं। एक तो हमारी जिम्मेदारी है कि उनको आवाज़ दें, उनके लिए अलार्म क्लॉक बने, खबरदार खबरदार कहने वाले हम ही हैं। दूसरा, हमारे वजह से भी बहुत कुछ हो रहा है। जब हम बिना लगाम के बड़े बड़े पहाड़ों में होटल बनाते हैं जहाँ पर वो धंस के आ सकता है, गिर के आ सकता है, हम सरकार को रोड बनाओ और चौड़ा बनाओ और चौड़ा बनाओ बोलें, चौड़े रोड यहाँ नहीं पनप सकते, बच सकते, जिसकी वजह से पहाड़ गिरता है, तो हमारी भी है। या हम जैसे घरों में, चूल्हों में जब ज़रूरत नहीं भी हो आग जलाएं, बिजली नहीं ज़रूरत हो, वो गाड़ियाँ नहीं ज़रूरत हो तब भी चलाएं, तो उसका धुआं तो कहते हैं कि लोकल पोल्यूशन, जो काला धुआं निकलता है वो ग्लेशियर्स बर्फ़ पर बैठ के बर्फ़ को ही काला करता है, और फिर वो जल्दी पिघल के आता है। फिर आज बाढ़, कल अकाल, कल पानी नहीं है तो अकाल आएगा, आज ज़्यादा आ गया तो बाढ़ आ जाएगा। तो इन सब से बचाने के लिए हमारी भी जिम्मेदारियां हैं पहाड़ों में। हम ये नहीं कह सकते हम निर्दोष, हम तो बस शिकार हो गए आप लोगों के वजह से। हमारी भी जिम्मेदारी है एक तो उनको आवाज़ देना, जो कि हम दे रहे हैं, लद्दाख से चलते हुए आवाज़ दे रहे हैं कि आप लोग संभलिए, कल आपकी भी बारी आने वाली है। वैसे ही आप लोगों को भी लाहौल स्पीति में पूरे हिमाचल ही नहीं, देश ही नहीं, दुनिया के लिए आवाज़ देनी चाहिए, क्योंकि आप शिकार भी हैं और आप, इसलिए आपकी आवाज़ में बहुत वज़न है।
जब किसी पे मजबूरी मुसीबत आती है तो उसके आवाज़ को सुनते हैं। बम्बई का कोई आदमी बम्बई के दूसरे आदमी को नहीं सुनेगा, मगर अगर हिमालय के लोग अपना हालत बताएं तो वो भी सोचेंगे, वो भी बुरे इंसान नहीं हैं, वो अनजाने में कर रहे हैं कि ये मैं क्या कर रहा हूँ, मैं 5 मकान बना रहा हूँ, मैं 50 जूते खरीद रहा हूँ और यहाँ इनके बाढ़ आ रहे हैं, अकाल पड़ रहा है, तो मैं क्यों ऐसा करूँ, मैं क्यों ना ये जो पैसा है वो पर्यावरण को बचाने में लगाऊं, तो वो आपका और समर्थन करने लगे। इसलिए हमारी जिम्मेदारी है कि हम आवाज़ दें, ठीक है जी। तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमें अपना जीवन भी सुधारना होगा, उदाहरण बनाना होगा, नहीं तो लोग कहेंगे तुम लोग शिकायत तो बहुत करते हो, तुम्हारे खुद के अपने देखो जीवन शैली, खुद तुम्हारे पास पैसे हो तो तुम भी तो बिगाड़ने में लगे हो। तो इसलिए हमारे पास पैसे हैं तो उनका कीजिए जिनके पास नहीं है। खुद के 5 मकान 5 गाड़ियाँ होने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसी जीवन शैली हमारे यहाँ से उदाहरण बन के सबको सबक एक बननी चाहिए जी। तो ये तो जलवायु परिवर्तन हो रहा है, उसके वजह से कैसे हम पर सीधा असर हो रहा है और उसके लिए हमें चुपचाप सहते नहीं रहना चाहिए, आवाज़ देने की ज़रूरत, ठीक है ना जी। तो बाकी जो लद्दाख की समस्याएं हैं वो अगर आप नहीं समझे हों तो हम यही बता रहे थे कि हम सरकार को याद दिलाने जा रहे हैं कि वो जो उन्होंने संरक्षण की बात वादे किए थे कि लद्दाख में, जैसे यहाँ पर 5वां शेड्यूल है, वहाँ 6वें शेड्यूल का वादा हुआ मगर हुआ नहीं। तो जो हमारी संस्कृति है, आप ये ज़रूर याद रखिएगा, कारजा की जो संस्कृति है वो बहुत अलग है देश में और दुनिया में, और ये संस्कृति हमें सिखाती है कैसे हम औरों का नुकसान न करें। आपकी जो संस्कृति है, आपका धर्म है, वो सिखाता है कि सेमचंद थम चदला जरा मेरे वाले, अपना ही नहीं सभी जीव जंतुओं का सोचो। तो इस पर हमें सीख लेने की ज़रूरत है, ये सीख औरों को देने की ज़रूरत है, ये सीख बिखर ना जाए। तो इस संस्कृति को बचाए रखना है, क्योंकि ये संस्कृति हिमालय को बचाती है। कल को ये चला जाएगा, हम भी बम्बई या बीजिंग या पेरिस जैसे लोग बन जाएंगे जो सिर्फ माल, जो क्या कहते हैं मटेरियल, उस पे सोचती हो और औरों के जान की उनको न परवाह है, और जीव जंतुओं का क्या होता है, फ्यूचर आने वाले भविष्य में क्या होता है वो नहीं देखते ये बड़े शहरों के लोग। ये संस्कृतियाँ देखती हैं, आज कहीं नहीं कल का भी। लद्दाख में हम कहते हैं ठाठुगी पिया, आप लोग भी कहते होंगे, हाँ? जब भी कोई फैसला करते हैं तो सिर्फ आज के लोगों के लिए नहीं करते हैं, ठाठुगु कजुक छाचे नो, हम पूछते हैं कि आने वाले पीढ़ियों के लिए क्या होगा। ये संस्कृति आज दिल्ली को चाहिए, आज लंदन को चाहिए, तो बचाए रखना बहुत ज़रूरी है, ये औरों को सिखाना ज़रूरत है। बहुत बार हमें बड़े शहरों के लोग ऐसा महसूस करते हैं जैसे हम अनपढ़ हैं, हम पिछड़े हैं। मैं तो समझता हूँ आज के हालत में हमसे उम्मीदें हैं जो इस तरह रहते हैं कि औरों पे बुरा असर ना पड़े, आज ही नहीं पीढ़ियों पे, ठाठुगु पे असर पड़े। ये दिल्ली को सीखने की ज़रूरत है, ये बम्बई को। तो संभाले रखिएगा और आवाज़ देते रहिएगा कि वो अपने ज़िंदगी को सुधारें। आज लद्दाख में बड़े बड़े सोलर बिजली के परियोजनाएं बन रहे हैं, जिसके वजह से हमारे जो चंगपा समुदाय के चरवाहे हैं उनको हटाया जाएगा या उनका काम धंधा ख़त्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बड़े शहरों में लोगों को बिजली चाहिए, वो बिजली लद्दाख के लिए नहीं है, वो बड़े शहरों में है। ज़रूरत तो ठीक है, नीड तो ठीक है, मगर ग्रीड, ऐश आयाशी के लिए जाए और यहाँ हमारे लोगों का जीवन उथल पुथल हो जाए। तो हम बताने जाना चाहते हैं कि आप अगर जीवन सुधारेंगे तो आपकी ज़रूरत को तो हम सर आंखों पर रख के आपको बिजली भेजेंगे लद्दाख से, मगर आप सिर्फ वहाँ पर अपने टेलीविज़न और बड़े बड़े मशीनें चलाएंगे जिनकी किसी को ज़रूरत नहीं है। घर में कमरे में कोई हो ना हो बिजली जलाए रखेंगे, 5-5 कारों को भले ही वो बिजली के हो चार्ज करेंगे, और उसके लिए हमारे चरवाहे बिखर जाएं, उनकी हज़ारों साल की सभ्यता ख़त्म हो जाए, तो ये मंजूर हमें नहीं है। वैसा ही आप पर भी खतरा मंडा रहा है। वहाँ सोलर है धूप से, तो यहाँ हिमाचल में पानी के बिजलीघर होंगे, पन बिजली, पानी के बिजलीघर अब अंधाधुंध 1 करो, 10 करो, 100 करो करते जाएं,
और वो अपना खर्चा बिजली का कम ना करें तो फिर तो 100 भी कम है, आगे 1000 भी कम होगा। और हर पहाड़ में खोद खोद के पानी को रोक रोक के कभी बाढ़ कभी जानलेवा दुर्घटनाएं होती रहेंगे। तो इसलिए एक तरफ हमें आवाज़ उठाने की ज़रूरत है कि हम भी जिंदा हैं, हम भी इंसान हैं, हमें भी देखो। दूसरी तरफ सिर्फ सरकार को कह के नहीं होगा, आपको अपनी आवाज़ देश की जनता को भी सुनानी होगी, दिल्ली के, मुंबई के, कलकत्ता के, कि आप जीवन बदलिए। आपको एक बिजली यूनिट चाहिए, आप 10 ले रहे हैं और 9 ज़ाया कर रहे हैं, और आपको नहीं पता है उसके वजह से हमारे यहाँ क्या हालत हो रही है। तो दोनों, एक जनता को समझाकर शिक्षित करके, दूसरा सरकार को बहुत दृढ़ निश्चय के साथ ऊंची आवाज़ में उनको बोल के कि आप किसी के ऐश अयाशी के लिए किसी के ज़िंदगी को कुचल दें, ये हमें मंजूर नहीं है, ये कहना होगा। यही लद्दाख के लोग भी कह रहे हैं, आप भी। जो ज़रूरत है, जो नीड है, वो हमारी जिम्मेदारी है कि देश को हम दें। जो गैर ज़रूरी है वो बिखेरने के लिए और उसके लिए हमारी जाने जाएं, ये हमें मंजूर नहीं है। तो आप अपने पहाड़ों को, नदियों को संभालें जैसे हमें वहाँ अपने चरागों को संभालना है, ठीक है ना जी। तो यही हमें कहना था कि खुद सिपाही बने इन हिमालयों की, और एक तरह की आवाज़ बने लोगों को समझाने के लिए, ठीक है जी। और अपने आप को एक उदाहरण बनाएं कि हम मुसीबत में हैं तो हम ही उस मुसीबत के कारण ना बने। जैसे अभी हम कह रहे थे, हमें अपनी जीवन शैली में सादा जीवन जो हमें पूर्वजों ने बताया, दिखाया, सिखाया, हमारी संस्कृति ने, उसको हम दर्शाएं अपने जीवन में भी, हाँ, उदाहरण की तरह। जैसे आजकल क्या क्या केमिकल्स के साथ फैक्ट्रियां चलती हैं, हर चीज़, कपड़े में हो तो उसमें केमिकल्स हैं, खाने में हो तो उसमें अजीब अजीब केमिकल्स होते हैं। तो आपका कर्जा तो देश के लिए बहुत सारे खुराक, खाने का सामान बेचती है, आलू, मटर, है ना। तो उनमें हैं कि हम इसे पवित्र खेती से करेंगे, साफ, बिना केमिकल्स के, ऑर्गेनिक, उसको आप करेंगे, आपको दाम भी ज़्यादा मिलेगा और देश का भी भला होगा, लोगों के स्वास्थ्य के भी भला होगा। ये दुनिया के लिए भी अच्छा है और धर्म के लिए भी, है ना। आपको पता है ना, बुद्धिज़्म में कहा गया है, यंग तक पित्सुआ, नोबल लाइवलीहुड, राइट लाइवलीहुड। तो छुआ, आपका इनकम, आपकी कमाई तो होनी चाहिए, आपको भी जिंदा रहना है, मगर वो पवित्र हो, पवित्र आमदनी, ये बुद्धा सिखाते हैं। आमदनी सबका होना चाहिए, मगर ऐसी आमदनी नहीं जिसके वजह से पशु पक्षी मरते हों। जब आप केमिकल्स लगाएंगे तो कितने ही कीड़े मकोड़े, पशु पक्षी मरेंगे। तो धीरे धीरे आप अपने यहाँ पे अगर बदलें जीवन को और पवित्र खेती करें, पवित्र कपड़े पहने, तो अपना भी औरों का भी भला होगा। तो ऐसा जीवन शैली हम हिमालय में भी अपनाएं, चाहे वो खेती में हो, घर हो तो घरों में आग पे आग जलाए, धुआं धुआं न करें। जहाँ हो सके, हम लद्दाख में कहते हैं, सूर्य की ऊर्जा से गर्म करें। खुद इतने गाड़ियाँ न चलाएं जो कि हमें ज़रूरत भी नहीं हो, और हम खुद एक उदाहरण बने, सीख बने देश और दुनिया के लिए। इतना ही कहूँगा, ज़्यादा नहीं। आप सबका, हमारे और हिमालय की आवाज़ को और सशक्त करने में जो आप लोगों ने समर्थन दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो आप लोगों ने यहाँ आयोजन किया हमारे लिए, बहुत हर जगह कल से आज तक हर चीज़ का आप लोगों ने आयोजन बहुत ही प्यार से किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। झूले झूले संरक्षण के प्रावधान भारतीय संविधान में 6वें शेड्यूल में सरकार ने हमें आश्वासन दिया था 5 साल पहले कि वो करेंगे। तो उस वचन को हम याद दिलाने जा रहे हैं, क्योंकि ये जो हिमालय है और उसमें भी जो ऊंचे हिमालय हैं लद्दाख जैसे, यहाँ पर सारे ग्लेशियर्स हैं जिनके पानी से न सिर्फ हम बल्कि उत्तर भारत जीवित है।
तो ये अगर बिगड़ गए, संतुलन इनका बिगड़ गया और ये ग्लेशियर्स पिघल के चले गए तो सबको पानी की समस्या होगी। तो ये हम लोगों को भी याद दिलाना चाहते हैं। तो हमारा दूसरा उद्देश्य है जनता को, नागरिकों को जागृत करना कि वो भी अपना योगदान दें। जैसा ग्लोबल वार्मिंग, पर्यावरण में परिवर्तन आ रहा है, उसके लिए वो ऐसा जीवन शैली अपनाएं कि जिसमें उत्सर्जन, कार्बन एमिशन कम हो, वेस्टेज या ज़ाया, व्यर्थ में हम अगर जो स्रोत साधन हैं उनको गंवाएं तो उसके वजह से बिना किसी फ़ायदे के ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज होगा। हमारी ज़रूरत की चीज़ें तो ज़रूरत हैं, मगर गैर ज़रूरी जो लोग बड़े बड़े शहरों में कर रहे हैं काम, बिजली, खाना, हर चीज़ का आधा प्रयोग करते हैं, आधा ज़ाया करते हैं। तो हम वो भी समझाते जा रहे हैं और समझाना चाहते हैं कि आपको अपनी जीवन शैली भी बदलनी होगी। तो इस बारे में जैसे लद्दाख से एक आंदोलन चला है, आई लिव सिंपली, सादा जीवन अपनाएं, वैसे ही प्रधानमंत्री जी ने मिशन लाइफ के नाम से दुनिया को एक आह्वान किया है कि वो अपनी जीवन शैली बदले। तो ये भी हम आह्वान करते जा रहे हैं और साथ ही साथ हम सरकार से जो हिमालय के संवेदनशील नाजुक पर्यावरण है उसे बचाने, उसे संरक्षण करने के जो वचन उन्होंने दिए हैं उनको पूरा करने के लिए याद दिला रहे हैं। थैंक यू।